एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाश्त दिखाया जाता है जो अपनी ग्रिमवार से एक स्पेल पढ़ता है जो होता है डेविल यूनियन मोड कैनस और कहता है आस्टा तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनने का सिर्फ एक रास्ता है कि तुम उस डेविल के साथ जुड़ जाओ और उसकी सारी एंटी मैजिक पावर को बाहर निकालो। और तभी आस्टा के पैर के नीचे एक ब्लैक होल बन जाता है और उसमें से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और आस्टा और लीबे को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करके उन्हें जकड़ लेते हैं, लेकिन आस्टा उन्हें काटते हुए अपनी डेविल फॉर्म में बाहर निकलता है। और तभी आस्टा को कुछ एहसास होता है और कहता है लीबे तो गायब हो गया। तभी आस्टा को एक आवाज आती है और वो अपने कंधे पर देखता है जहाँ पर लीबे बैठा होता है जो उसे बताता है मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ। और नाश्त भी कहता है डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशिएटिव पूरी तरह से ऑर्डर देने वाले के पास होता है, दूसरे शब्दों में इंसान के पास। इसीलिए मैं यूनियन का इतनी आसानी से यूज कर सकता हूँ और तुम्हारे प्रेजेंट सिचुएशन में यूनियन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए डेविल की पावर थोड़ी थोड़ी करके तुम्हारे अंदर आ रही है। और आस्टा लीबे से पूछता है मैं तुम्हारी असली पावर का यूज कैसे कर सकता हूँ। इस पर लीबे कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल करके लड़ने का प्लान बना रहा था, मैंने पहले कभी बाहर आकर लड़ाई नहीं की, इसलिए तुम जैसा लड़का भी मुझे हरा सकता है। और उनकी बात सुनकर नाश्त कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये लड़ते लड़ते ही समझना होगा, और अपना एक स्पेल कास्ट करता है और आगे कहता है डेविल यूनियन का यूज करके मैं अपने हर डेविल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शैडो मैजिक में जोड़ सकता हूँ। और वहां से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और आस्टा ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तभी आस्टा के पीछे से एक शैडो बाहर निकलता है और आस्टा पर अटैक कर देता है, लेकिन आस्टा उसके अटैक को अपनी सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन आस्टा के पीछे वाले शैडो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आस्टा उनके अटैक से भी बचता है। तभी ऊपर से एक और शैडो आस्टा पर अटैक करता है और आस्टा उन सभी के अटैक को ब्लॉक करता है। तभी नाश्त कहता है जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते ये शैडोज गायब नहीं होंगी। और आस्टा अपने मन में सोचता है तो उसके 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि वो इतनी बार मौत का सामना कर चुका है। और नाक्ट उसे बताते हुए कहता है तुमने डेविल के साथ सिमिलर कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि डेविल तुम्हारा सर्वेंट नहीं है इसलिए उसकी 100% पावर का यूज करना तुम्हारे लिए आसान काम नहीं होगा, लेकिन यही रास्ता तुमने खुद चुना है, इसलिए उस पावर का यूज करके मुझे हराओ। और उसकी बात सुनकर आस्टा कहता है मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। और तभी आस्टा के साइड में 2 और शैडोज आ जाती है और आस्टा उस पर डीमन स्लैशर से अटैक करता है। और आस्टा कहता है तुम्हारा नाम है डीमन स्लैशर कटाना, चलो कैप्टन यामी को बचाने चलते हैं और हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। और आस्टा का जोश देखकर नष्ट कहता है मुझे इस सेंटेंस से नफरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बैटलफील्ड पर यूनो को देखते हैं जो वहां पर पसीना बहा रहा था और कहता है तुम आखिर बाहर क्यों नहीं आते, तुम वहां पर छिपकर बैठे हुए हो और मुझे देख रहे हो। इसके बाद वहां से कोई बाहर निकलता है और कहता है मैं फॉर्मर वाइस कैप्टन लैंग्रिस हूँ, तुम हमेशा की तरह बुरा कर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो शोर मचाने वाली स्पिरिट कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। और यूनो कहता है वो अभी मेरे ग्रिमवार में छिपी हुई है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन बदलता है और हम आस्टा और लीबे को देखते हैं जो वहां पर पड़े होते हैं। और नाश्त कहता है तुम फिर से हार गए। और आस्टा चिल्लाते हुए कहता है वाइस कैप्टन नाश्त ये बहुत मुश्किल है, चाहे हम कितनी भी बार कोशिश करें मैं समझ नहीं पाता कि कैसे जीतूं। और वो अपनी पूरी पावर से भी नहीं लड़ रहे थे। तो ये है पावर डेविल यूनियन की, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हालांकि जब मैं ब्लैक मोड में होता हूँ तो मुझे चोट लगती है, लेकिन साथ ही साथ लीबे को भी चोट लगती है, उसके साथ भी ऐसा होता है। और धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाता है और उसको खोलता है तो उसमें बहुत सारा खाना होता है और आस्टा उसे बहुत मजे में खाता है, लेकिन लीबे का कोई रिएक्शन नहीं होता। और आस्टा खाना खाते हुए कहता है खाना खाते हुए मेरे घाव भर जाते हैं और मेरी ताकत वापस आ जाती है। तुमने कहा था कि स्पेड किंगडम के रेजिस्टेंस मेंबर्स ने इन्हें एन मैजिक के साथ बनाया है, जब हम मिलेंगे तो मुझे उन्हें थैंक्स कहना होगा। और लीबे से बात करते हुए कहता है कुछ मीठा खाने के बाद मुझे एक आइडिया आया। और दूसरी तरफ लीबे अपने मन में सोचता है जब वो ऐसा करता है तो लगभग 10% टाइम का आइडिया पूरी तरह से जीनियस होता है, मतलब 10% टाइम वो स्मार्ट रहता है। और हम देखते हैं आस्टा लीबे को अपने कंधे पर उठा लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कंबाइन हो। और लीबे फिर से अपने मन में कहता है 90% तो वो बेवकूफ है और चिल्लाते हुए कहता है तुम 90% बेवकूफ हो। और आस्टा भी कहता है मैं इधर उधर नहीं घूम रहा हूँ, इस तरह लड़ने से हमारे दिल और शरीर एकजुट होने के करीब आ जाएंगे। और लीबे फिर से कहता है अगर ऐसा होता तो हम पहले मुश्किल में ना होते। और वो दोनों वहां पर लड़ने लग जाते हैं और नाश्त भी उन्हें ही देख रहा था और उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है और उन दोनों के पास आते हुए कहता है अब बाकी लोगों से मिलने का टाइम है और पहले ही 2 दिन बीत चुके हैं। और आस्टा कहता है क्या कहा, 2 दिन मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। और नाश्त कहता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अपना स्पेल पढ़ने लग जाता है और आगे कहता है अगर तुम नहीं कर सकते तो यहीं पर मर जाओ। और उसकी बात सुनकर आस्टा का सिस्टम फिर से हैंग हो जाता है। तभी वो अपना स्पेल पढ़ता है माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। और आस्टा भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन आस्टा खुद को संभालते हुए कहता है आखिर ये चीज है क्या, मैं उसकी की महसूस नहीं कर पा रहा, मैं उसके अटैक से कैसे बचूंगा। और नाश्त कहता है तुम्हारे पास पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी कितनी शर्म की बात है। और आस्टा पर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है। आस्टा अपने मन में सोचता है डेथ डार्कनेस से मेरे पास आ रही है और मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, ये ट्रू टेरर है। लेकिन आस्टा खुद को हौसला देते हुए कहता है मैं नहीं मर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम नाश्त को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक होता है और हम वहाँ पर डार्कनेस को देखते हैं। तभी उसमें से एक आंख बाहर निकलती है। इसके बाद हम एक महल का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर जीनॉन को देखते हैं जो कहता है मुझे लगता है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा। और हम वहाँ पर मॉरिस को भी देखते हैं जो कहता है मैं डायमंड किंगडम में सभी सोर्सरी स्टडीज के इंचार्ज था, मैं उसे ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पहले से भी और ताकतवर होगा।
और हम उसके कैप्सूल में ज़ोग्राटिस को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं फिर उस बॉय से लड़ूंगा। और हम देखते हैं उस कैप्सूल में आइस ही आइस भर जाती है। और मॉरिस कहता है सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। और लोटस कहता है हाँ, ये सच में बहुत बुरा है। और हम ज़ोग्राटिस का बैडास लुक देखते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो वहाँ पर कैद थे। इसके बाद हम एस्टा को देखते हैं जिसके आसपास डार्क एनर्जी निकल रही थी। तभी एस्टा अपनी सोर्ड से नाक्ट की तरफ एक स्लैश मारता है और हम नाक्ट को देखते हैं जिसके पास ही वो स्लैश गुजरा होता है और उसका मैजिक साइड से गायब हो जाता है। और अपने मन में सोचता है उसने जानबूझकर मुझे सीधे नहीं मारा और मेरे हाथ से यूनियन टूट गया है, जबकि उसने मुझे छुआ भी नहीं, उसने मेरे मैजिक को काट दिया। ये एंटी मैजिक मुझे पता था, अगर वो इसे पूरी पावर से यूज करता है तो मैं हार सकता था। और ये कहते ही उसके चेहरे से पसीना निकलने लग जाता है। और हम एस्टा को देखते हैं जो कहता है तो फिर चलो, लेकिन नाक्ट कहता है नहीं। और उसकी बात पर वो दोनों शॉक होते हैं। और नाक्ट बताता है हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ एक पल के लिए इसे यूज किया है, क्योंकि तुमने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं सीखा है और तुम इसे उतना ही जानते हो जितना मैं जानता हूँ। और उसकी बात सुनकर लीबे अपने मन में सोचता है वो सही कह रहा है, लेकिन हम यहाँ तक आ चुके हैं। और नाक्ट कहता है अगर तुम इस हालत में एनिमी के एरिया में गए तो मारे जाओगे। और मैं हमेशा शैडो मैजिक का यूज करके तुम्हें और बाकी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखा करता था और मुझे पता चला कि तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे और तुम्हें एक डेविल ने पोजेस्ट कर लिया, लेकिन तुम हमेशा सही थे और मैं अपने गिमोडेलो डेविल को यहीं पर छोड़ दूंगा। और ये सुनकर उसके डेविल को शॉक लगता है और वहाँ से जाते हुए कहता है हम वहाँ पहुँचने तक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करेंगे और अपनी पावर को पॉलिश करो और हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और उसका गिमोडेलो डेविल कहता है मिस्टर नाक्ट एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम को देखते हैं और वहाँ पर सभी मैजिक नाइट इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं ऑल राइट लेट्स गो। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड भी एंड होता है। हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्ट में हमें नाच दिखाया जाता है जो क्लोवर किंगडम में पहुंच गया होता है और कहता है सब यहाँ पर पहुंच गए। और फुएगो लियोन कहता है अस्टा कहाँ है और नाच कहता है उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। और ये सुनकर जैक द रिपर हंसते हुए कहता है कोई भी स्टार्टिंग में उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तभी कोई कहता है अस्टा नहीं आ रहा और हम वहाँ पर सैली को देखते हैं जो कहती है ठीक है, ये उन मैजिक आइटम्स के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा जो मैंने बनाई है। और अस्टा की फिजिकल अपीयरेंस की स्टडी करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलेगा। और उसकी बात सुनकर नोजेल कहता है मैंने सुना है ये मैजिक फ्लैग्स वाले क्लोथ्स सैली ने क्रिएट किया है। और मैक्सा बताता है सैली थोड़ी अजीब है, लेकिन जब मैजिक आइटम्स के रिसर्च की बात आती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद हम कोने में किसी को देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा था और हम वहाँ पर सेके को देखते हैं जो अपने मन में कहता है वो घटिया राजा, मुझे इतने खतरनाक मिशन पर इन खतरनाक पागल लोगों के साथ क्यों जाना पड़ता है और मैंने पिछले 6 महीने मस्ती में बिताए, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं ऐसे नर्क में जा रहा हूँ। और तभी वहाँ जैक द रिपर आ जाता है जो कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो तो बेहतर होगा कि इसे सीरियस लो। और वहाँ पर नाच भी आ जाता है जो उसे कहता है हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा स्किल नहीं है। और उसे डराते हुए कहता है अगर ये लोग मरने वाले हो तो खुद का सैक्रिफाइस दे देना जो हमारे काम आएगा। तभी पीछे से नोजेल कहता है मुझे पता है एस्टा टाइम पर पहुंच जाएगा। तभी यूनो कहता है लेकिन मैं उससे पहले सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसकी बात सुनकर जैक द रिपर हंसते हुए कहता है ये तुम नहीं करोगे, ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा। और नोजेल कहता है ये काम तुम भी नहीं करोगे। और नाच अपना स्पेल शैडो कॉरिडोर पढ़ता है और वहाँ पर एक मैजिक डोर ओपन हो जाता है और नोजेल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है वो हम सभी होंगे। इसके बाद हमें स्पेड किंगडम दिखाया जाता है और हम वहाँ पर मॉरिस को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में देखकर कहता है वो आ चुके हैं और वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब किसी चीज या किसी लड़ाई का विरोध करना होता है। और हम वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं। तभी उनका लीडर कहता है लिस्टन अप डार्क ट्रायड, 17 साल पहले तुमने हमारे किंग लॉर्ड लॉयस को मार डाला और हमारे कई साथियों को भी। उसके बाद से तुमने हमारे सिटीजन्स को घिनौने तरीके से यूज किया और हम कभी भी तुम्हारे इन कामों को माफ नहीं करेंगे। और उसके साथ ही कहते हैं हमें पता है हम मरते दम तक इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो स्पेड किंगडम में एंटर हो गए थे और नाच उन्हें कहता है तुम सभी मेरे प्लान को फॉलो करो। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर जमीन बहुत जोर जोर से हिलने लग जाती है और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा डीमन अपीयर होता है और उसकी 3 आंखें थीं। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनका लीडर कहता है लेजेंडरी एंशिएंट डीमन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और जिनॉन कहता है एक्सट्रीम पावर के सामने इमोशन और रिवेंज का कोई मतलब नहीं होता। एक चूहे ने महल में अपना रास्ता खोज लिया है और मैं कैसल टाउन के लोगों को खत्म करने के लिए डीमन को यूज करने का प्लान बना रहा हूँ। और चलो क्यूएलाइफॉथ के रिचुअल को शुरू करते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं और तभी फेगोलियन कहता है क्या बाहर वाले ठीक हैं? ये आवाजें कैसी? क्या बाहर वाले ठीक हैं? इस पर नाच हंसते हुए कहता है तुम उनकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं और उस डीमन पर कोई फायर से अटैक करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। और हम वहाँ पर मीरियोलियोना को देखते हैं जो कहती हैं मैं मीरियोलियोना वर्मिलियन क्लोवर किंगडम की रॉयल तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद हमें नाच बताता है इसे रिचुअल्स ऑफ एडवेंट कहा जाता है और ये रिचुअल्स एक लार्ज मैजिक सर्कल द्वारा ऑपरेट होता है जिसमें 4 काम होते हैं। इस रिचुअल के सेंटर में क्यूलिफॉथ के आगमन का जगह है और ये 3 लोग डार्क ट्रायड के मेंबर हैं जो इस रिचुअल्स को शुरू करेंगे। और मेरा प्लान ये है कि इन तीनों मेंबर्स को हराकर रिचुअल्स को रोका जाए ताकि क्यूलिफॉथ के डोर को खुलने से रोका जा सके। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा, लेकिन हम एंटी मैजिक का यूज करके क्यूलिफॉथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया तो यामी और वेंजेंस मर जाएंगे और तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। और आगे कहता है ट्रायड मैजिक सर्कल 3 अलग अलग जगहों पर है। हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और एक साथ उन पर हमला करेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर कास्टल के बाहर कोई ध्यान भटकाने वाली घटना भी होती है तो भी तुम कुछ डार्क डिसाइपल्स का सामना करोगे और जब तुम ऐसा करोगे
तो किसी को शील्ड की तरह काम करना होगा और जितना हो सके उतना उन पर हमला करना होगा। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। उस डीमन के चेहरे पर आग लगी होती है और धीरे धीरे कर वो आग गायब हो जाती है और ये देखकर वो लोग कहते हैं ये काम नहीं किया, हम ऐसी चीज को हरा नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। और मीरियोलियोना हंसते हुए कहती है ऐसी चीजें भी है जिन पर मेरा मैजिक काम नहीं करता और मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन ये बहुत मजेदार है। और कहती है फ्लेम मैजिक हेल फायर इनकारनेट और उसके चारों तरफ पर फायर इकट्ठी हो जाती है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है मैं एक लेजेंड को हराऊंगी। और ये देखकर उनका लीडर कहता है कितना अमेजिंग मैजिक है, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी पूरी तरह मैना बन गई हो। इसके बाद वो डीमन अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन मीरियोलियोना उसे डॉज करते हुए उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाती है और उसके नीचे से एक जोरदार पंच दे मारती है। लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं होता और मीरियोलियोना को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी से ब्लू मैना बाहर निकलता है और कहती है माना जोन फुल रिलीज कैलिडोस ब्राचियम परगेटोरी एबिस और उसे अपने माना से जलाने लग जाती है और कहती है फिर से हमेशा के लिए सो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो तीनों उन तीनों के पास पहुंच गए होते हैं और जीनन पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिर चूहा अंदर घुस ही गया, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। इस पर यूनो कहता है कैप्टन वेंजेंस के मैजिक की वजह से, लेकिन तुम्हें हराने के बाद और उस पर विंड मैजिक से अटैक करते हुए आपने मन में सोचता है मैं ज़ेनन की एबिलिटीज को जानता हूँ, वो बोन मैजिक का यूज एक टोटल डिफेंस के तौर पर करता है। और हम देखते हैं जीनोन ऐसा ही करता है, वो बोन मैजिक से उस पर अटैक करता है और खुद को भी कवर कर लेता है और हंसते हुए कहता है अगर तुम चुपचाप घर पर रहते तो शायद तुम थोड़ी देर और जिंदा रहते। और वो अपनी डेविल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। और दूसरी तरफ हम लैंग्रीज को देखते हैं जो कहता है उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एब्सेंस में तुमने वहाँ पर काफी तबाही मचाई और मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ सके जब तुम जैसा डीमन खुलेआम घूम रहा हो। और उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन जीनोन उसके सभी अटैक्स को रोक लेता है और कहता है स्पेस मैजिक, लेकिन मेरे डेविल की पावर भी स्पेस मैजिक ही है। और हमें स्पेस मैजिक के बारे में बताया जाता है स्पेस मैजिक का यूज करके वो उस प्लेस के अंदर पूरे माना को कंट्रोल कर सकता है और वो अपने ओपोनेंट के स्पेल में माना को इंटरफियरेंस कर सकता है और उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। और जीनोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अगर मैं मौजूद नहीं होता तो जरूर तुम ही लास्ट स्पेस मैजिशियन होते। लेकिन लैंग्रीज अपना अटैक बनाते हुए कहता है काफी टाइम हो गया है किसी से मिले हुए जिसने मुझसे इस तरह बात की हो, और उस पर स्पेशल मैजिक आर्कएंजल डिस्ट्रक्शन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जीनन कहता है मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि तुम मेरी स्पेस मैजिक को कैंसिल कर सकोगे, लेकिन स्पेस मैजिक स्पेस माना डोमिनेशन के अंदर अगर कोई मैजिशियन किसी स्पेल के एरिया के अंदर है तो वे अपनी मैजिक को बनाए नहीं रख सकता और तुम तो मुझ पर इतना बड़ा स्पेल मार रहे हो। और हम देखते हैं लैंग्रिस का स्पेल गायब हो गया था। और जीनोन आगे कहता है क्या मर्सी ने तुम्हें अंधा कर दिया है? किसी ऐसे पर्सन के साथ चलना जिसने पहले ही हार मान ली हो बेवकूफी है। तुम अपने कप्तान की तरह ही हो, तुम बेवकूफी भरे डिसीजन लेते हो और तुम मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकते और तुम अब मरने वाले हो। तभी यूनो की स्पिरिट एक्टिव होती है और यूनो के साथ जुड़ जाती है और यूनो भी स्पिरिट ऑफ बोरियस में आ जाता है। और ये देखकर जीनोन अपने मन में कहता है ये प्रेशर और वो स्पेल का फॉर्म क्या है, लेकिन फिर भी इस एरिया में वो कोई भी पावर का यूज नहीं कर सकता। और तभी यूनो कहता है मैं वो पर्सन हूँ जो अगला विजर्ड किंग बनेगा और मैं तुम्हें इसी टाइम पर हराऊंगा। और ये देखकर जीनोन कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर की माना मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या उसने इसे और भी ज्यादा पावर से अपने कंट्रोल में ले लिया है? तभी यूनो उसके पास आता है और उसके बोन मैजिक पर अपना अटैक करते हुए कहता है तुमने क्या कहा, तुम बिना हिले हमें मार डालोगे। और उसके बोन मैजिक को तोड़ते हुए उसकी चेस्ट में एक होल कर देता है और उसका भी सिस्टम हैक हो जाता है। और यूनो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे थे। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड भी